नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 4 मार्च से जुड़ी इतिहास की एक घटना मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है अमेरिका के प्रेसिडेंट FDR से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 4 मार्च 1933 को ग्रेट डिप्रेशन की ऊंचाई पर फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में उद्घाटन किया गया। अपने प्रसिद्ध उद्घाटन भाषण में यूएस कैपिटल के पूर्वी विंग के बाहर कर दिया गया। रूजवेल्ट ने रोजगार के अवसर और कल्याण के साधन के रूप में संघीय सरकार के अपने न्यू डील को रेखांकित किया और अमेरिका को बताया कि केवल एक चीज जो हमारे पास है, डर ही डर। यद्यपि यह वॉशिंगटन में एक बारिश का दिन था और बारिश की तेज लहरों ने रूजवेल्ट पर विस्फोट किया। जैसा कि उन्होंने बात की थी, उन्होंने एक भाषण दिया जिसने आशावाद और क्षमता को बढ़ाया और अमेरिका के एक व्यापक बहुमत ने अपने नए राष्ट्रपति और राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उनके कट्टरपंथी आर्थिक प्रस्तावों के पीछे एकजुट हो गए। ग्रेट डिप्रेशन से बाहर 1982 में न्यूयॉर्क के हाइड पार्क में एक उच्च वर्ग के परिवार में जन्मे रूजवेल्ट थियोडोर रूजवेल्ट के 5वें चचेरे भाई थे, जिन्होंने 1901 से 1909 तक 26वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। 1905 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो उस समय थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के छात्र, ने थियोडोर रूजवेल्ट की भतीजी एना एलिना रूजवेल्ट से शादी की। एक वकील के रूप में 3 साल के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई थियोडोर के नेतृत्व का पालन करने का फैसला किया और सार्वजनिक कार्यालय की मांग की। 1910 में डेमोक्रेट के रूप में न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट का चुनाव जीता। उन्होंने जल्द ही सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए समर्पित एक करिश्माई राजनेता के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की। रूजवेल्ट ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए अपनी बोली एक प्रगतिशील न्यू जर्सी के गवर्नर वुडेरो विल्सन का समर्थन किया और 1912 में विल्सन के चुनाव के बाद रूजवेल्ट को अमेरिकी नौसेना का सहायक सचिव नियुक्त किया गया, जो थियोडोर रूजवेल्ट के एक बार आयोजित किया गया था। 1920 में रूजवेल्ट, जिन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली प्रशासक साबित किया था, जेम्स कॉक्स के साथ टिकट पर उपराष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन जीता। डेमोक्रेटिक्स रिपब्लिकन्स वारेन हार्डिंग और क्लेविन कुलीज के भूसंकलन में हार गए और रूजवेल्ट अपने कानून अभ्यास में लौट आए और कई व्यापारिक उपक्रमों को अंजाम दिया। 1921 में यह पोलियोमाइलाइटिस से पीड़ित था। यह वायरस पोलियो की गंभीर बीमारी का कारण बनता है। उन्होंने पहले कुल पक्षाघात में जो था उससे उबरने के लिए कई साल लगाए और उनकी पत्नी एलेनोर ने अपना नाम डेमोक्रेटिक हलकों में जिंदा रखा। वह कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और उसे जीवन भर आराम के लिए ब्रेसिस या व्हीलचेयर के इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1924 में रूजवेल्ट राजनीति में लौट आए जब उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक शानदार भाषण के साथ न्यूयॉर्क के गवर्नर अल्फ्रेड ई स्मिथ को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। 1921 में उन्होंने फिर से स्मिथ को नामांकित किया और न्यूयॉर्क के निवर्तमान गवर्नर ने रूजवेल्ट को अपनी गुबरेला सीट के लिए दौड़ने का आग्रह किया। रूजवेल्ट ने राज्य भर में ऑटोमोबाइल से अभियान चलाया और यहाँ तक कि राज्य के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन हर्बर्ट हूवर के लिए मतदान किया गया। गवर्नर के रूप में रूजवेल्ट ने किसानों के लिए कर राहत के लिए काम किया और 1930 में एक शानदार चुनावी जीत हासिल की, क्योंकि अक्टूबर 1929 में शेयर बाजार की दुर्घटना से आर्थिक मंदी एक बड़े अवसाद में बदल गई थी। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान गवर्नर रूजवेल्ट ने राज्य सरकार को राहत देने और आर्थिक सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जुटाया। आर्थिक संकट के प्रति उनके आक्रमण दृष्टिकोण, उनकी स्पष्ट राजनीतिक क्षमताओं के साथ उन्हें 1932 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद का नामांकन मिला। रूजवेल्ट को राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर को हराने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई, जो कोई डिप्रेशन के लिए दोषी थे, और राज्यपाल ने सभी 6 राज्यों को चलाया। उनके 4 महीनों के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी रही
और जब 4 मार्च 1933 को रूजवेल्ट ने पदभार संभाला तो ज़्यादातर बैंक बंद थे, खेतों में नुकसान हो रहा था, 13 मिलियन श्रमिक बेरोजगार थे और औद्योगिक उत्पादन अपने 1927 के सत्र से आधे पर ही खड़ा था। एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस के आधार पर रूजवेल्ट ने त्वरित निर्णायक कार्यवाही की और उनके अधिकांश नए सौदा प्रस्ताव जैसे कि कृषि समायोजन अधिनियम, राष्ट्रीय औद्योगिक वसूली अधिनियम और लोक निर्माण प्रशासन और टेनेसी घाटी प्राधिकरण के निर्माण को मंजूरी दी गई। कार्यालय में 100 दिन। हालांकि व्यापारिक समुदाय के कई लोगों ने आलोचना की। रूजवेल्ट के प्रगतिशील कानून ने अमेरिका की आर्थिक जलवायु में सुधार किया और 1936 में उन्होंने आसानी से पुनर्मिलन जीत लिया। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वह जर्मन और जापानी आक्रामकता से चिंतित हो गए और इसलिए अमेरिका को अपने अलगाववादी नींद से जगाने के लिए एक लंबा अभियान शुरू किया। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप और प्रशांत क्षेत्र में उग्रता के साथ रूजवेल्ट एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यालय चलाने के लिए सहमत हुए। अपने मजबूत नेतृत्व को महत्व देने वाले अमेरिकियों द्वारा चुने गए, उन्होंने दिसंबर 1941 में अमेरिकी युद्ध में प्रवेश के बाद प्रमुख रूप से एक प्रभावी कमांडर साबित किया। रूजवेल्ट के मार्गदर्शन में अमेरिका अपने शब्दों में लोकतंत्र का महान शास्त्रागार बन गया और मित्र राष्ट्रों के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में सत्ता के संतुलन को मजबूती से बदलने में सफल रहा। 1944 में युद्ध अभी तक नहीं जीता था, उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था। उद्घाटन के 3 महीने बाद जॉर्जिया के वार्म स्प्रिंग्स में अपने रिट्रीट में आराम करने के दौरान रूजवेल्ट का 63 वर्ष की आयु में एक विशाल मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण निधन हो गया। राष्ट्र की राजधानी की सड़कों के माध्यम से अपने ताबूत की एक परेड के बाद उनके शरीर को दफन कर दिया गया। हाइड पार्क में एक परिवार की साजिश 20वीं सदी में महानतम संकटों में से 2 ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध के माध्यम से संयुक्त राज्य का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर लाखों अमेरिकियों को शोक व्यक्त हुआ। राष्ट्रपति के रूप में रूजवेल्ट ने अद्वितीय 13 साल अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन को पारित करने के लिए प्रेरित हुए, जिसने भविष्य के अध्यक्षों को कार्यकाल में लगातार 2 निर्वाचित पदों की अधिकतम सीमा तक सीमित कर दिया। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी ये कहानी। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आऊँगा, कल की तारीख से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना लेकर, कहानी लेकर। धन्यवाद।